फ्रेंड, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम पोएम नंबर 22 वीरों का कैसा हो वसंत के बारे में देखेंगे। वीरों का यानी कि वीर पुरुष जो अपने जीवन का त्याग दे देते हैं, बलिदान कर देते हैं एक देश के लिए, तब जाकर वो वीर पुरुष कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण द्वारा हमने यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने देश प्रेम की बात बताई है। देश प्रेम की बात सुनने से पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में और निधन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। काल्थवेस्ट गर्ल्स हॉस्टल में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया, यानी कि अभ्यास छोड़ दिया, और वो असहयोग आंदोलन में जुड़ गई थी। पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 में 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन की विपुल मात्रा में की, यानी कि साहित्य का सृजन किया। विपुल मात्रा यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा उन्होंने साहित्य का सृजन किया था। साथ साथ मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है, यानी कि जो भी वो भाषा में लिखती है, चाहे काव्य हो या और कुछ, तो उनकी शैली सरल और सुबोध है। सुबोध माने कि इसमें से कुछ हमें बोध प्राप्त होता है। साथ साथ प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है, यानी शूरवीरता बताती है, वीरों की शूरवीरता। हर एक व्यक्ति में वीरता नहीं होती है, शूरवीरता नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे डर छिपा हुआ करता है। लेकिन यहाँ शूरवीरता की बात को प्रोत्साहित करती हुई ये उत्तम काव्य रचना मानी गई है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ की तैनात भी हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है, यानी कि उन्हें प्रोत्साहित किया है इस काव्य के द्वारा। आओ देखते हैं कि वो काव्य के द्वारा हमें क्या संदेश पहुंचाना चाहती है। वीरों का कैसा हो वसंत, क्वेश्चन मार्क किया है आपको, उसके साथ आंसर भी दिया है कि आ रही हिमालय से पुकार है, उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अर्थात वीरों का कैसा है वसंत, तो आ रही हिमालय से पुकार, हिमालय जो सबसे बड़ा पर्वत है उससे भी पुकार आ रही है उदती गरजता, उदती मानी सागर, समुद्र का पानी जो बार बार गरजता है वो भी बोल रहा है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार यानी पूर्व पश्चिम, प्राची यानी पूर्व, पश्चिम, भू यानी धरती, नभ यानी आकाश से अपार पुकार आ रही है कि सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, कि ऐसे कौन से वो शूरवीर है जो वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि चारों तरफ से पुकार में हमने यहाँ 4 अलग अलग नाम बताए गए हैं। हिमालय की बात की गई है, सागर की बात की गई है, पूर्व पश्चिम दिशा की बात की गई है, और धरती और आकाश से सब पूछ रहे हैं कि ऐसे दिग दिगंतर जो दिग्विजय है, जो नामना कमा के गए हैं, ऐसे शूरवीर कौन है जो उनकी पुकार चारों तरफ से सब कर रहे हैं। जो निर्जीव चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, इसका डिटेल अर्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है कि सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है कि पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा वसंत हो, यानी कि कैसा होना चाहिए। उसका आंसर हमें दूसरी पंक्ति में थोड़ा बहुत समझने को मिलेगा। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, बधू वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों, सरसों मानी राय, जो हम
सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं और राई का भी सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो फूली सरसों चारों तरफ से, अगर आप लोगों ने खेती में देखा होता तो मालूम है कि चारों तरफ पीले रंग के उसके फूल होते हैं और चारों तरफ से ये सरसों सुंदर प्रकार से बहुत ही अच्छी लग रही है धरती पर, उसका रंग ही इतना मनभावन होता है। तो ये रंग भी पूछ रहा है। उसी समय सुंदर फूलों पर रस चूसने वाला मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, यानी कि वहाँ भौरा आकर वो रंग को या तो वो रस को चूसने के लिए आ जाता है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और उसी समय वधु वसुधा नई जो दुल्हन होती है, सजी हुई होती है, तो कितनी सुंदर लगती है। वैसे ही वसुधा माने कि धरती एक वधु यानी कि सुंदर दुल्हन की तरह पुलकित अंग अंग अपने अंग को प्रफुल्लित कर रही है, पुलकित कर रही है और सुंदर लग रही है वीर वेश में किंतु कंत, यानी कि जो वीर पुरुष है वो कैसे वेश में है, का अलग वेश में है, यानी कि वो उन पर कोई असर करने वाला नहीं है। नई दुल्हन के साथ दुल्हा चाहिए तो दुल्हा भी उस वेश में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो वीर पुरुष है जो वीर वेश में है, तो वहाँ वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि ये सारी जो अनोखी चीज़ें हैं, चारों तरफ से फूली सरसों का अलग अलग रंग दिख रहा है, मधु जो भौरा अलग रंग आके चूसता है, सुंदर दुल्हन जैसे लग रही है सुंदर, ऐसे ही धरती लग रही है और उसका अंग अंग बहुत ही पुलकित हो रहा है। लेकिन उसी समय जो वीर पुरुष है अपने वेश में है, उसको ये वसंत किस काम का नहीं लग रहा है। इसका अर्थ आप डिटेल में इस प्रकार लिख सकते हैं कि सरसों में फूल आ गए हैं, यानी कि जो राई की खेती की जाती है उसमें फूल लगते हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है, यानी कि चारों तरफ खेती की वजह से पीला रंग दिखाई दे रहा है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है, यानी कि मदिरा यहाँ शराब का नाम लिया जाएगा, लेकिन कामदेव की पूरी हिस्ट्री अलग है, जो अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, यानी कि पृथ्वी भी दुल्हन की तरह, नववधु यानी कि दुल्हन की जैसी सजकर बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। परंतु जो नायक है, जो इसका हीरो है, दुल्हा है, जो वीर पुरुष है, को इसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तो देश प्रेम में लगा हुआ है। ऐसी सब बातें या ऐसा वातावरण उसके मन में नहीं आ रहा है, लेकिन वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए, यानी कि अपनी स्थिति को बताने का प्रयत्न कर रहा है, उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है। आगे की पंक्ति में बताया गया है कि भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कोकिला यानी कोयल सुंदर आवाज में गा रही है, अपनी तान दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो युद्ध का मैदान है उसमें मारू बाजे पर उधर गान, यानी कि जब युद्ध पहले के समय में शुरू होता था तो उसकी लंबी तान सुनाई देती थी शुरू होने पर और ख़त्म होने पर। तो कोकिला की या तो कोयल की तान के साथ साथ दूसरी तरफ युद्ध या रणभूमि में उसके गान भी बज रहे हैं। रंग और रण का विधान, रंग जो कोकिला का रंग है और रण जहाँ युद्ध भूमि है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन रणभूमि में किसे जाना है, वीर पुरुष को जाना है लड़ने के लिए। तो मिलने आए हैं आदि अंत, वहाँ दो अलग अलग चीज़ें मिल रही है, आदि और अंत, यानी अंत किस प्रकार का माना जाएगा, क्योंकि रणभूमि में जाने के बाद उन्हें मालूम नहीं है कि वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि देश की खातिर या युद्ध करते करते वो शायद बलिदान भी दे देंगे, अपना जीवन त्याग देंगे। तो उस समय पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। इसका डिटेल आप इस प्रकार पंक्ति में लिख सकते हैं कि इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, युद्ध के बारे में भी जाना होगा, तो उसकी आवाज़ अलग प्रकार से होती है। एक और वसंत का रंग है और दूसरी और युद्ध की तैयारी है। वसंत यानी कि कोयल की जो आवाज़ है वो वसंत की रंग की बात है, और दूसरी तरह जो युद्ध
की भूमि जो रेडी हो रही है, तैयार हो रही है, उसकी तैयारी में दूसरी स्थिति बताई गई है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं, यानी शुरुआत और अंत दो अलग अलग पहलू हैं, और पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत होना चाहिए। अर्थात युद्ध भूमि में जाते जाते जो दूसरा पहलू है वो मिलने आए हैं, और उस समय शायद उसको अपना जीवन बलिदान भी देना पड़े। आगे की पंक्ति में बताया गया है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी अतीत मानी जो बीत गया है वो समय, जो मौन है, जो मौन को त्याग, यानी कि हमें हिस्ट्री जानने की बहुत इच्छा होती है कि हमारा देश पहले कैसा था, हमारे देश में कौन कौन से वीर पुरुष नाम करके गए, किन लोगों ने हमारे देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया, कितनी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ को, मुश्किलियाँ को सहना पड़ा। तो ये सारे अतीत के बारे में हमें जानना है, तो मौन को त्याग दो। लंके तुझ में क्यों लगी आग। आपने अगर रामायण पूरी देखी है तो आपको मालूम है कि लंके में, लंका जो रावण का था, पूरा लंका, उसमें आग क्यों हनुमान जी ने लगाई थी। उसका रीज़न था क्योंकि उसको आग लगाने की ज़रूरत थी। सीता मैया को वो उठा के ले गया था, उसकी पूंछ में जलाने की कोशिश की थी, और वही पूंछ से उन्होंने क्या किया था, पूरे लंका में आग लगा दी थी। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र भी बता कि तुझ में युद्ध की जो भूमि थी उसमें किस प्रकार से युद्ध हुआ था, बतला अपने अनुभव अनंत, यानी कि अपने अनुभव जो अनंत है, आदिकाल से चले आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को बता, जिससे हमें जानने की जिज्ञासा है। तो वीरों का कैसा हो वसंत, इस प्रकार का वीरों का वसंत हो सकता है। इसका डिटेल इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि है अतीत, यानी भुला हुआ समय, बीता हुआ समय, अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप में के बारे में बता दो। हे लंके तुझ में तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। ऐ कुरुक्षेत्र तुम भी जाग कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अगला है हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ऐसी कई सारी जगह है जिस पर हमें घमंड होता है, हम एक हिंदुस्तानी है, इंडियन है, कि हल्दी घाटी के शिलालेख जो पर्वत सीमाएँ हैं उसमें सिंहगढ़ के प्रचंड जो याददाश्तें हैं, पुरानी यादें हैं, उसमें राणा और तानाजी दो राजा थे जिन्होंने पूरी शिला को या पर्वत को जीत लिया था। उसका घमंड करने लायक है क्योंकि उन्होंने युद्ध करके वो जीता था, हमारे पक्ष में किया था, तो उसका घमंड हमें करना चाहिए। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, यानी कि दो स्मृतियाँ आज भी ज्वलंत है, जीवंत है, और आज वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में लोग देखने जाते हैं। और एक इंडियन के होते हुए हमें ये नाज होना चाहिए, हमें ये गर्व होना चाहिए कि ऐसे राजा भी हमारे देश में हो गए हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, तो वसंत ऐसा भी हो सकता है। इसका डिटेल हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले थे। तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर लो और बता दो कि वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि वीर किस प्रकार अपने जीवन को त्याग के गए हैं, किस प्रकार उनके जीवन में जो वसंत था उसको खोया है। तो ये सारे उदाहरण उसके ही है जिसमें महाराणा प्रताप और तानाजी का भी नाम लिया जा सकता है। अगली पंक्ति है कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि पहले के समय में क्या करते थे कि अंग्रेज सरकार के छिपकर हमें मिलना पड़ता था, कहीं भी हम इकट्ठा नहीं हो सकते थे, इसलिए शायद हम कविता या तो कोई और भाषा में लिखकर हम लोगों को यानी कि भारतीय लोगों को पहुंचाना चाहते थे, जागृत करना चाहते थे। तो ऐसे दो कवि हैं भूषण और चंद, यानी कि भूषण और कवि चंद ऐसे कवि थे जिनके नाम आज भी लिए जाते हैं, जिन्होंने ऐसे छंद लिखे थे
ऐसी काव्य की रचना की थी। बिजली भर दे व छंद नहीं, यानी कि उनके जैसी कोई भी रचना और नहीं कर सकता, इतनी अच्छी रचना वो करके गए हैं। लेकिन उस समय उनकी कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, उनकी कलम बंदी हुई थी, स्वच्छंद नहीं थी। अगर स्वच्छंद होती तो शायद भारत देश के बारे में या तो फिर वीरों के बारे में इतना लिखते कि शायद हम उसको पढ़कर या सुनकर ही हमारी आंखों में शायद आंसू आ जाते थे। लेकिन उस समय वो इतने स्वच्छंदी नहीं थे, उनकी कलम बंधी हुई थी, अंग्रेज सरकार की पाबंदी थी, इसलिए शायद वो नहीं लिख पाए। लेकिन फिर भी हमें कौन बतावे हंत, यानी ये सारी बातें हमें कौन बताएंगे कि वीरों का वसन कैसा होगा। इसका डिटेल आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि आजभूषण अथवा चंद बरदाई जैसे वीररस के कवि नहीं हैं, ऐसे छंद भी नहीं हैं जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। यानी कि पहले के जो सॉन्ग अगर आप सुनते हो या तो फिर आज के सुनते हो, तो आज की नई पीढ़ी के अनुसार आपको नए गाने अच्छे लगेंगे, पुराने लोगों को पुराने अच्छे लगेंगे। लेकिन उस समय भूषण और चंद बरदाई जो वीर रस के कवि थे, उन्होंने ऐसे ऐसे छंद लिखे थे जिसको सुनकर शायद हमारे मन में बिजली सी भर जाती थी। लेकिन आज वो बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कवि नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है कि फिर हमें कौन बताएंगे कि वीरों का कैसा वसंत हो। यानी कि पूरी 6 पंक्तियों में हमने डिटेल में समझा, उसके अर्थ को भी बताया गया है और उस अर्थ के साथ आपको पोएम को लिखना है, क्योंकि समझ सके। और पूरे पोएम के अंदर 6 पंक्तियों में अलग अलग उदाहरण के द्वारा हमें देश प्रेम की बात बताई गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो आप अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।